जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं अपने कैपिटल गेन के हेड को, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया था कि भाई कैपिटल एसेट का मतलब क्या है। चार्जिंग सेक्शन देख लिया था, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेबिलिटी है। अब आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट है 10.3 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेक्शन 229A। सर नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस सेक्शन में ये देखने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म होगा कब, कोई भी एसेट को लॉन्ग टर्म बोलेंगे कब। तो यार इसका जनरल सेंस में मीनिंग निकाल लेते हैं पहले कि किसी भी एसेट को आपने एक लंबे समय के लिए रखा अपने पास तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, छोटे समय के लिए रखा तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में डिफाइन करते हैं हम वहाँ पे। तो जो एक साल के अंदर अंदर वाले जो एसेट होते हैं, जिसको आप एक साल से कम पीरियड के लिए होल्ड करते हो उसको आप करंट एसेट बोलते हो, और जिसको एक साल से ज़्यादा करते हो तो उसको आप नॉन करंट एसेट या फिर लॉन्ग टर्म एसेट बोल देते हो, है ना, फिक्स एसेट बोल देते हो उसको। सेम वही कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ भी है, बट यहाँ पे पीरियड अलग हो सकते हैं। एक साल की जगह 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकते हैं। अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग टाइम हो सकता है। बट जैसे कि मैंने जो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस किया है, या इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो एक अच्छा अकाउंटेंट वही हो सकता है जिसको टैक्स की नॉलेज हो। मतलब ये कि जिसको अगर टैक्स की बेसिक नॉलेज भी नहीं है ना तो वो अकाउंटिंग अच्छे से नहीं कर सकता। ठीक है, वो मैं एक एग्जांपल से भी दे सकता हूँ। जैसे कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, टैक्स टीडीएस का एक चैप्टर होता है, टैक्स डिडक्ट, टीडीएस कट गया, टीडीएस काटना होता है। एक जॉब है प्रॉपर तरीके से, भाई टीडीएस का काम आता है क्या, टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हो क्या। अब किसी को अगर टीडीएस का कॉन्सेप्ट पता होगा तो जब वो अपनी अकाउंटिंग एंट्री करेगा, तो जैसे मान लेते किसी से हमने प्रोफेशनल सर्विस लिया तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। फिर अगर जीएसटी भी है उसमें है तो जीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, टू पार्टी का नाम जिससे भी आपने सर्विस ली, और टू टीडीएस पेबल ऑन प्रोफेशनल 194J, 10% टीडीएस भी तो काटेंगे, तब जाके आपकी एंट्री कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आपको टीडीएस का नहीं पता, इनकम टैक्स का नहीं पता, तो आप टीडीएस की एंट्री नहीं, उसमें टीडीएस को छोड़ देंगे, टीडीएस गलत डिपॉजिट हो जाएगा, टीडीएस की रिटर्न गलत हो जाएगी, टीडीएस की फाइन पेनल्टी सब कुछ आ जाएगा, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी उसकी। तो सर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप एक ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में जितनी सब्जेक्ट्स हैं उसकी एक इक्वल इम्पोर्टेंसी है, इक्वल वेटेज है आपके करियर में। कोई भी एक सब्जेक्ट या कोई भी एक चैप्टर आपको कहीं नहीं पहुंचा सकती है, आपको सारी एक जनरल नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया आज का ज्ञान। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मीन्स, आप खुद इसको पढ़ेंगे, ये जो 5-6 लाइनें हैं आपको पता चल जाएगा, मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैंने जितनी चीज़ें बताई है वही इसमें है। कैपिटल एसेट वो होता है मोर देन 36 मंथ इमीडिएटली प्रायर टू इट्स डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब वो असेट ट्रांसफर करने से पहले जिसको आपने 36 महीने से ज़्यादा रखा अपने पास, ऐसे एसेट को जिसको आपने 36 महीने से ज़्यादा अपने पास रखा, वो क्या है, कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो सर ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पे क्या होगा, हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे है इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ यूटीआई और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड हेल्ड बाय द एसएससी, द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मीन्स मोर देन 12 मंथ, मतलब लिस्टेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब लिस्टेड शेयर्स, बॉन्ड्स, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यूनिट्स है आपके पास, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, ये सारे बेसिकली पेपर ही तो होते हैं जो हमें राइट्स देते हैं। अगर ये सब है तो 12 महीने से ज़्यादा भी अगर आपने होल्ड कर लिया तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल। सर पहले तो आपने 36 महीने बता दिए, तो दोस्तों वो 36 महीने ये इनके लिए नहीं है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, उनके लिए तो 12 महीने से ज़्यादा भी अगर आपने होल्ड कर लिया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा वो।
सर अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हो तो अनलिस्टेड सिक्योरिटी, अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग और both held by the assessee, the long term capital asset will mean such asset held by the assessee for more than 24 month। मतलब ये कि अगर लैंड और बिल्डिंग है या फिर दोनों है या फिर अनलिस्टेड शेयर्स है, तो आपने अगर 24 महीने 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो सर 3 कैटेगरी देख ली हमने। पहले ये देख लिया कि 36 महीने से ज़्यादा होल्ड किया है, लेकिन उसके बाद फिर अलग अलग चीज़ें देख ली। अगर कोई सिक्योरिटीज़ है, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है, तो 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया तो कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। और अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं और लैंड और बिल्डिंग है या लैंड और बिल्डिंग दोनों है, वो 24 महीने से ज़्यादा होल्ड किया तो फिर मान लेंगे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 2 चीज़ें देख ली सर। इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बॉथ, अब लैंड, बिल्डिंग और बॉथ के लिए एक और क्लॉज बताया कि अगर आपने 31 मार्च 2017 तक ट्रांसफ़र किया है, 31 मार्च 2017 से पहले बेचा है, तो 36 मंथ वाली बात आएगी कि 36 महीने से ज़्यादा होल्ड किया तो कैपिटल एसेट। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2017 के बाद अगर आपने किसी एसेट को बेचा है, लैंड, बिल्डिंग और या फिर दोनों को, तो 24 मंथ वाली बात आएगी। तो फिर 24 मंथ ही अगर हो गया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लिया जाए। बट ऑब्जेक्टिव सोचो कि आप क्या चाहते हो, आपकी प्रॉपर्टी, आपका कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म रहे या शॉर्ट टर्म रहे, क्लियर होना चाहिए आपको। देखो आप चाहोगे कि वो लॉन्ग टर्म रहे। लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि उसमें टैक्स का रेट कम है और उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। इंडेक्सेशन जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बोला भी था कि इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म में ही मिलता है, और वो इसलिए मिलता है कि आपने 5 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले जो आपने एसेट परचेज किया तो उसमें आपने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, आपकी खरीदने की जो कीमत थी, वो उस टाइम 10 लाख थी। अब उसको आप चाहोगे यार ये 10 लाख नहीं, ये 20 लाख हो जाए, तो वो इंडेक्सेशन के थ्रू ही हो सकती है। तो आप और शॉर्ट टर्म में तो जितना 10 है तो 10 ही घटाओगे। तो आप चाहोगे कि आपकी हर एसेट लॉन्ग टर्म में डिक्लेयर हो जाए, रेट कम हो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिले। तो इसीलिए अगर 36 महीने से 24 महीने कर दिए लैंड, बिल्डिंग और दोनों के केस में, तो वो अच्छी बात है हमारे लिए। गवर्नमेंट ने अच्छा किया हमारे लिए, क्योंकि अब उसको हम लॉन्ग टर्म डिक्लेयर कर देंगे 24 महीने बाद ही, ताकि कम रेट पे टैक्स देना पड़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, सेम जो हमने पढ़ा है उसी का जस्ट अगर अपोजिट कर दें तो पता चल जाएगा डेफिनेशन का, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट जिसको आपने 36 महीने से कम, 36 महीने से ज़्यादा जिसको होल्ड नहीं किया, 24 महीने से ज़्यादा होल्ड नहीं किया, 12 महीने से ज़्यादा होल्ड नहीं किया, वो क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कोई बात रह नहीं जाती है समझाने के लिए, तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी भी गई हैं कि अगर आप इक्विटी, सिक्योरिटी, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड 12 महीने से कम होल्ड कर लो यार, शॉर्ट टर्म कैपिटल हो जाएगा। लैंड, बिल्डिंग है, अगर 31 मार्च 2017 से पहले की बात करें तो 36 महीने से कम होल्ड कर लो, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2017 की बाद की बात हो रही तो 24 महीने से कम होल्ड कर लो, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। वही चीज़ें, अगर ये सारे के सारे एसेट नॉट मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा आपने होल्ड नहीं किया, ठीक है ना, तो ये इन द इफ़ इट इज़ एसेट होल्ड, वही चीज़ें 12 महीने ज़्यादा करोगे तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम करोगे तो शॉर्ट टर्म, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। कॉन्सेप्ट वही है जो आपने लॉन्ग टर्म में समझा, उसी का जस्ट अपोजिट है। अब चलते हैं सर, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र कब माना जाए, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र ही नहीं है तो कैपिटल एसेट का चार्जिंग सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, और चार्जिंग सेक्शन अप्लाई नहीं होगा तो कैपिटल गेन से हम बच गए, कैपिटल गेन के हेड से ही बाहर हो गए, बेच भी दिया फिर भी प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब अगर वो ट्रांसफ़र नहीं होता है तो सर ये इतना ही इम्पोर्टेंट ये समझना है कि ये ट्रांसफ़र है या नहीं। तो ट्रांसफ़र है या नहीं वो समझ लेते हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं सर जब ट्रांसफ़र होगा, कौन से केसेस में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट इंक्लूड सेल। देखो जी, ट्रांसफ़र में सेल आ गया, सेल को हम ट्रांसफ़र बोलेंगे। एक्सचेंज, ट्रांसफर मतलब आपने किसी से बिल्डिंग ले लिया, किसी को ज्वेलरी दे दी, एक्सचेंज हो गया ना। रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट और द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, मतलब किसी एसेट को छोड़ देना, त्याग देना, रेलिंक्विशमेंट करना, या फिर कोई राइट है आपका, आपने राइट छोड़ दिया उस एसेट में, या फिर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाना किसी भी लॉ के द्वारा। कंपलसरी एक्विजिशन क्या होता है, चलो मान लेते हैं आपकी लैंड है, प्रॉपर्टी है, अब वहाँ से नेशनल हाईवे बनना है,
तो आपकी प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट ले लेगी। और जो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ले लेती है कि भैया देखो हमें तो हाईवे बनाएंगे, तो जो गवर्नमेंट ले लेती है ना उसको बोलते हैं कंपलसरी एक्विजिशन। दिल्ली में या फिर किसी भी राज्य में दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है, तो मेट्रो ट्रेन जहाँ जहाँ से निकलेगी हो सकता है वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आपसे क्या करेगी, कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेगी लॉ के द्वारा, तो उसे भी मान लिया जाएगा कि ये ट्रांसफ़र है। चलो जी, ये समझ में आ गया सर। लेकिन हाउएवर सर्टेन ट्रांजेक्शन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसफ़र। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो ट्रांसफ़र नहीं माने जाएंगे। सर वो कौन से हैं, वो बताओ। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स इन काइंड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑन इट्स लिक्विडेशन। कंपनी अब लिक्विडेट हो रही है, कंपनी ख़त्म हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, उसने अपने शेयर्स होल्डर को, जिन जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स होल्ड किए थे, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने असेट बांट दिए। भाई शेयर होल्डर के ही तो हैं सारी संपत्ति, तो कंपनी जब बंद हो रही है तो शेयर होल्डर्स अपने अपने हिस्से का असेट ले जाएंगे। तो ये जो शेयर होल्डर अपने अपने हिस्सा का एसेट ले जा रहे हैं ऑन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। नाउ सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट इन काइंड बाय अ HUF टू इट्स मेंबर एट द टाइम ऑफ टोटल और पार्शियल पार्टीशन। HUF क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चाचा ताऊ भाई भाभी सब मिलके एक बिजनेस चला रहे होते हैं, उसको बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब वहाँ पे बंटवारा हो रहा है, HUF का बंटवारा हो रहा है, या तो टोटली तरीके से बंटवारे हो रहे हैं या फिर पार्शियल तरीके से बंटवारे। और इस चीज़ में बंटवारे में अगर किसी HUF के मेंबर को कोई असेट मिल गया, कोई काइंड में, काइंड किसको बोलते हैं, कैश नहीं, काइंड में तो भैया चल तुझे ये प्रॉपर्टी दे देते, काइंड में मिल रहा है ना, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे कि सर ये असेट ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ये एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट कर दिया आपने किसी को, गिफ्ट दे दिया आपने किसी को, विल मतलब वसीयतनामा, भाई कोई बंदा मर रहा है, किसी की डेथ हो रही है, वसीयतनामे में लिख के जा रहा है कि मेरे मरने के बाद इसकी संपत्ति, या फिर विल से आपने किसी को दे, भाई ये मेरी इच्छा है कि मैं ये प्रॉपर्टी इसके नाम करता हूँ। और एन इर्रिवोकेबल गिफ्ट, ये इर्रिवोकेबल वर्ड क्या है कि आपने किसी को गिफ्ट कर दिया ना, तो गिफ्ट कर दिया, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं गिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद 1 साल बाद अरे यार वो मैंने तुझे दिया था ना, वो मुझे वापस कर दे। अरे भाई तो गिफ्ट किस बात का था। तो दोस्तों ऐसे गिफ्ट को बोलते हैं रिवोकेबल। जनरली ऐसे गिफ्ट ना लोग भाई बहन को ही देते हैं। जैसे किसी को आपने अपने भाई को दे दिया, यार ले 50,000 रुपये रख ले, जा मजे कर, उसके बाद आपका लड़ाई झगड़ा हो गया अपने भाई से, 2 महीने बाद हाँ भाई सुन वो जो 50,000 दिया था ना वो इंटरेस्ट के साथ वापस कर दे, तो वो इरिवोकेबल नहीं है, वो रिवोकेबल गिफ्ट है। तो यहाँ बात हो रही है इरिवोकेबल गिफ्ट। अगर इरिवोकेबल गिफ्ट जो आप रिकवर नहीं करोगे बाद में, है ना, तो वो ट्रांसफ़र नहीं है। रिवोकेबल गिफ्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक्सेप्शन गिफ्ट ऑफ ईसॉप शेयर्स इज चार्जेबल टू टैक्स। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि इसमें ईसॉप किसी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को, अपने एम्प्लॉय लोगों को, जो कंपनी के लिए मेहनत करते हैं उस एम्प्लॉय लोगों को ना ईसॉप दे देते हैं। ये ईसॉप एम्प्लॉय को ही मिलता है कि भाई आपने खून पसीना बहाया है अपने कंपनी के लिए ना, तो हम आपको ये शेयर्स दे देते हैं, तो वो ट्रांसफ़र माना जाएगा अगर ईसॉप्स को बेचा जा रहा है तो। नाउ 4, एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को कोई असेट ट्रांसफ़र कर रही है तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। सर ये 100% क्या लिखा है, 100% क्या होता है? जैसे होल्डिंग कौन सी होती है कंपनी, अगर किसी भी कंपनी का 51% किसी कंपनी ने होल्ड कर लिया, तो जिसने होल्ड किया है ना वो होल्डिंग कंपनी होती है। 51% भी अगर होल्ड कर लिया है ना, अब जैसे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के पास 3 कंपनी है BCD, और इसका 51%, इसका 51% और इसका 50, इन तीनों का 51% ए ने रखा हुआ है, तो ए होल्डिंग है तीनों की। लेकिन यहाँ जो कवर कर रहे हैं, अगर ए ने बी का 100% रखा है, सी का 100% शेयर है, डी का 100% शेयर है ए के पास, और ए अब ट्रांसफ़र कर रहा है कोई भी असेट अपने 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी को, तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। नाउ 5th, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन।
डिमर्जर, इफ द ट्रांसफरी कंपनी इज ए इंडियन कंपनी, अमलगमेट हो रही है जी। डिमर्जर मतलब दो कंपनी है, दोनों मिलके एक नई कंपनी बना रहे हैं जी, अमलगमेशन हो गया। दो एक कंपनियां बट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, डिमर्जर हो गया। इसमें असेट भी बटेंगे, इसमें असेट आएंगे भी जाएंगे भी। और जो नई कंपनी बन रही है वो इंडियन कंपनी अगर बन रही है तो ये जो असेट का आना और असेट का जाना हो रहा है उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, इस पर कोई सवाल नहीं आने वाला है। मतलब हो सकता है थ्योरी पूछ ले कि भी कौन कौन से केसेस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, बट एक प्रैक्टिकल इस पे नहीं रहेगा। Now sixth, transfer of shares in amalgamating company, demerged company in lieu of allotment of shares in amalgamated company resulting company in the above case। मतलब ये कि जब अमलगमेट होती है कंपनी और नई कंपनी बनती है तो नई कंपनी में पुराने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाते हैं। जब कंपनी बटती है, बंटवारा हो रहा होता है, डिमर्जर होता है, तो फिर पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसको अलग अलग कंपनी में नए शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो ये जो नए शेयर्स मिल रहे हैं, नए पुराने शेयर्स का राइट खत्म हो रहा है और नए शेयर्स मिल रहे हैं, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन स्कीम फॉर अमलगमेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी विद अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंकिंग कंपनीज हैं और उनका अमलगमेशन हो रहा है, दो बैंक अलग अलग है, वो अमलगमेट, जैसे कि अभी हुआ है आंध्रा बैंक या फिर ये कॉरपोरेशन बैंक मिलके यूनियन बैंक बन गए, अमलगमेशन हो गई, तो आंध्रा और जो कॉरपोरेशन के सारे असेट यूनियन को मिल गए, तो असेट नहीं, तो इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, है ना। अब जैसे और भी अमलगमेशन हुई है तो इसको हम ट्रांसफर नहीं मान सकते। बैंकिंग कंपनी अमलगमेट हो रही है, एक दूसरे के असेट ट्रांसफर हो रहे हैं, बट ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नाउ एट्थ, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म ऑफ ए कंपनी इनटू शेयर्स और डिबेंचर ऑफ दैट कंपनी, मतलब बॉन्ड को कन्वर्ट किया जा रहा है, डिबेंचर को कन्वर्ट किया जा रहा है, डिबेंचर के स्टॉक को कन्वर्ट किया जा रहा है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट को कन्वर्ट किया जा रहा है, किसमें, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, तो ये कन्वर्जन जो है वो असेट नहीं माना जाएगा। 9, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन अ रिवर्स मॉर्गेज। ये रिवर्स मॉर्गेज क्या है दोस्तों, हमारे घर मतलब हमारे देश में, किसी एक घर की बात ना करें, हमारे देश में ऐसे कमीने बच्चों की कमी नहीं है जो अपने माँ बाप की बुढ़ापे में देखभाल नहीं करते हैं। जिन माँ बाप ने बच्चों को बचपन से इतनी देखभाल की होती है वही बच्चे अपने माँ बाप के बुढ़ापे में काम नहीं आते हैं। तो ऐसे नालायक लोगों के लिए, ऐसे बेवकूफ़ लोगों के लिए ये लेके आए हैं कि भैया ऐसा है, देखो माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, आप बैंक में जाइए और बैंक वालों को बोलिए कि साहब मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप अपने पास रखो, बट हमारी ज़रूरत के लिए हमें अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए हर महीने इतने इतने पैसे दे दो। उसको बोलते हैं मॉर्गेज पे दे देना प्रॉपर्टी को, और जब तक हम जिंदा रहें हमें पैसे देते रहो देते रहो देते रहो, क्योंकि हम अपने बच्चों से तो नहीं लेने वाले हैं। अब हमारे बच्चे ऐसे नालायक निकल गए। अब क्या होगा, जब तक वो लोग जिंदा रहेंगे बैंक उनको पैसा देता रहेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल ली जाएगी और उसको फिर इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे। अब जब ये चले जाएंगे इस दुनिया से तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, बैंक की हो जाएगी। और बच्चे को अगर ये प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब उसके अगर बच्चों को प्रॉपर्टी चाहिए तो बैंक को पैसा दो और ले लो प्रॉपर्टी। तो ये जो रिवर्स मॉर्गेज होता है ना, कि कैपिटल एसेट, ऐसे केस में अगर कैपिटल एसेट दे रहे हैं और ले रहे हैं तो फिर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर बाय एन इंडिविजुअल ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई अंडर द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 बाय वे ऑफ रिडम्पशन। अगर आरबीआई ने जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकाला उसमें अगर आप कोई गोल्ड बॉन्ड स्कीम किसी और को दी, तो वहाँ भी हमने देखा था कि भाई गोल्ड बॉन्ड स्कीम में था नहीं, तो अब ट्रांसफर भी नहीं था और अब उसको ख़त्म भी कर रहे हैं, रिडम्पशन भी हो रही है। गोल्ड बॉन्ड के बदले अपना पैसा ले रहे हैं, पहले पैसा दे के बॉन्ड लिया था, अब बॉन्ड वापस करके पैसा ले रहे हैं, तो भी ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, दो टाइप के शेयर्स होते हैं, कंपनी अकाउंट में पढ़ा होगा, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। अगर आप प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कन्वर्जन जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 11 केसेस देखे जो कि ट्रांसफ़र नहीं माने जाएंगे। मतलब पहले हमने ये देखा जी कोई भी ट्रांसफ़र में इंक्लूड हो जाता है सेल, एक्सचेंज, रिलिक्विशमेंट ऑफ द असेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, ये अगर हुआ है तो ट्रांसफ़र मान, लेकिन ये 11 केसेज हैं तो उसको ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे।
तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर किया है। आगे देखते हैं सर कंप्यूटेशन कैसे होगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो यहीं से आना है। ये जो टॉपिक है ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, कंप्यूटेशन कैसे। लेकिन दोस्तों टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, प्रोविजंस आपको पता है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर दोगे आप। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता, प्रोविजन नहीं पता, तो क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे। देख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन और लॉस, सेक्शन 48। द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर। कैसे कैसे कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटेशन हो रही है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस की। फुल वैल्यू ऑफ सेल प्रोसीड्स और कंसिडरेशन। सेल प्रोसीड्स का मतलब क्या है, सेल बेच मतलब करने पे जो पैसा आएगा, सेल प्रोसीड्स। सेल कंसिडरेशन मतलब किसी चीज़ को बेचूंगा तो जो मुझे पैसा मिलेगा वो उसमें से माइनस कर देंगे। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, भैया देखो इसको बेचने पे ना मुझे 10,000 का खर्चा हुआ है, मान लेते हैं 1 करोड़ का बेचा है, 1 लाख का खर्चा हो गया, ट्रांसफ़र पे घटा देंगे। 50 लाख का तो हमने ये ख़रीदा था, वो भी घटा देंगे। इसकी इम्प्रूवमेंट की है, कोई एक मंजिल बना देता है किसी बिल्डिंग में मान लो, है ना, बहुत अच्छा रिपेयरिंग ऐसा काम करा, देखिए इंप्रूवमेंट हो गई, तो जी 20 लाख मैंने इंप्रूवमेंट पे खर्च कर दिया। तो देखो 1 करोड़ में से 50 भी 70 और 71 लाख, 71 लाख घटा दिया, तो 71 में से 71 9 80 मतलब 29 लाख आ गया सर बैलेंस। अब इसमें से देखो कि एग्जेम्पशन मिल रही है क्या इस बंदे को 54 की सीरीज में। सर एग्जेम्पशन मिल रही है 20 लाख की, तो ये 9 लाख क्या है, ये 9 लाख है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर ये ज़्यादा आ जाता तो 9 लाख नुकसान भी हो सकता था, तो नुकसान है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। खत्म, ये इसकी कंप्यूटेशन का फॉर्मेट है, यही रहने वाला है। ना आगे है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस कैसे कंप्यूट करें। तो मैंने बहुत बताया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म के कैपिटल एसेट में जो गेन और लॉस की कंप्यूटेशन, उसमें इंडेक्सेशन का बड़ा रोल होगा। तो यही चीज़ है सर, 1 करोड़ में हमने बेचा है, ट्रांसफ़र करने पे 1 लाख बन गए। इंडेक्सेशन कॉस्ट मतलब खरीदा था 50 या 10 लाख में, आज उसकी इंडेक्सेशन करके कितना हो गया सर, ये हो गया 80 लाख उत्तरी। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन कर दिया। 20 साल पहले एक बिल्डिंग बनाई थी सर, तो इम्प्रूवमेंट कराया था, उसका भी इंडेक्सेशन करने पे 20 लाख हो गया। तो अब देखते हैं 80 20 1 करोड़ 1 लाख, तो सर मुझे तो नुकसान हो गया 1 लाख का। अब मान लेते हैं कि सर अब प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का, तो उसमें देखेंगे कि एग्जेम्पशन है क्या 54 सीरीज की। यस सर 10 लाख का तो इसको एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो मेरा जो नेट है टैक्सेबल क्या आ जाएगा, मेरा जो नेट है वो टैक्सेबल क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटेशन का हमने फॉर्मेट देखा है। अब एक एक चीज़ें को समझेंगे कि ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, इंडेक्सेशन क्या है। एक एक एलिमेंट को जो कंप्यूटेशन में हम एक एक चीज़ हमने देखा है, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।